नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काफित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज यानी एनी ट्रिपेजियम की समानांतर भुजा यानी पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर तथा एम व एन विकर्णों यानी डायगोनल्स के मध्य बिंदु मिड पॉइंट हो तो देन एम एन का लेंथ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज खींचना है, मतलब इंग्लिश में ट्रिपेजियम खींचना है। देन देखो ये समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा। देखो इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया और इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया, देन ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रिपेजियम। ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम। मतलब देखो यदि किसी चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल में यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति में डायग्राम यदि 2 साइड समानांतर है, 2 साइड्स समानांतर मतलब एक जोड़ा समानांतर है, पैरेलल है, और दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं, तो इस ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, यानी ट्रिपेजियम बोलते हैं। फिर से यदि कोई चतुर्भुज है और चतुर्भुज में एक पैर समानांतर है और दूसरा पैर समानांतर नहीं है, तो इसको चतुर्भुज को समलंब बोलते हैं, यानी कि ट्रिपेजियम बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 लाइन समानांतर है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगा नहीं, और ये दोनों लाइन देखो आगे बढ़ाने पर ऐसे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पर मिल जाए, मतलब ये अनपैरेलल है, मतलब एक जोड़ा अनपैरेलल है, दूसरा पैरेलल है, तो ऐसा चतुर्भुज को समलंब बोलते हैं। और इसमें आगे हमें विकर्ण खींचना है, डायगोनल खींचना। देन देखो यहाँ पर देखो इस शीर्ष को हमने ज्वाइंट किया, इस शीर्ष से हमने इस शीर्ष को ज्वाइंट किया। किससे? देखो विकर्ण किसको बोलते हैं, डायगोनल किसको बोलते? देखो यदि हम सामने सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइंट करते हैं, ऑपोजिट शीर्ष को हम जोड़ते हैं, जो लाइन बनता है उसको ही डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। मतलब ये एक विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, यहाँ पर 2 डायगोनल बनेगा। अब आगे बोला है, देखो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु लेना है, मिड पॉइंट। देखो यहाँ पर सपोज ये पहला विकर्ण का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, और इसका नाम हम एम देते हैं, एम देते हैं, एम देते हैं। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये दूसरा विकर्ण है और इसका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु देखो मान लिया, देखो यहाँ कहीं पर है, और इसका नेम हमने एम दे। देखो फिर से देखो ये दोनों विकर्णों का हमें मध्य बिंदु लेना है। देखो ये विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा, ऐसा हमने मतलब यहाँ कहीं पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पर आएगा, इधर आएगा, और इसका मध्य बिंदु दूसरे का यहाँ कहीं पर आएगा, तो इसका नाम हमने एम दिया, इसका नाम एन दिया। अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया, देन हमें इसका लेंथ बताना है, ये एम यानी एन एम इसका लेंथ बताना है, ये लाइन का लंबाई बताना है, ये रेखा का लंबाई बताना है। देखो ये एन एम यानी एम एम, देखो ये दोनों समानांतर भुजाओं के डिफरेंस के
आधे के बराबर। देखो यदि हमें ये mn निकालना हो, देखो उसके लिए ये दोनों भुजाओं का डिफरेंस लेना होता है, अंतर लेना होता है। देखो यहाँ पर ये दोनों साइड्स का लेंथ, देखो यहाँ पर 8 और 4 दिया है। देखो बड़े का ये 8 होगा और छोटे का 4 होगा। देखो बड़ा का 8 है और छोटा का 4 है। इस साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इस साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब इसका हमें डिफरेंस लेना है, मतलब बिग में से स्मॉल को माइनस करना, यानी 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, हमें 4 मिलेगा और इसका हमें आधा करना है। डिफरेंस का हमें आधा करना, मतलब 8 में 4 गया, 4 में मिला और 4 का हमें आधा करना। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, मतलब हमें 2 सेंटीमीटर मिलेगा, 2 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब ये mn का लेंथ यानी कि लंबाई 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलस त्रिभुज ट्रायंगल है, जिसमें इन विच AB बराबर AC और एंगल A बराबर 40 है। AB व AC को क्रमशः रिस्पेक्टिवली D और E तक आगे बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और इस ऐसा करने पर देखो बाह्य कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है। कौन सा? एंगल CBD एंड एंगल BC। तो ये दोनों के द्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर ओपन मिलते हैं, ओपन मीट करते हैं, तो एंगल BOC क्या होगा? 70, 110, 80 एंड 55। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना। देखो यहाँ पर ये जो समद्विबाहु दिया है यानी कि AB बराबर AC दिया है, दो साइड बराबर दिया है, वो ऐसा ही दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं, मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल ही लेना है। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया। अब देखो B को थोड़ा हम इधर लेते हैं, C को हम थोड़ा इधर लेते हैं। तो अब आगे यहाँ पर बोला है कि एंगल A 40 है। देखो ये एंगल A 40 का है, 40 का है, 40 का है, 40 का है। आगे दूसरा दिया है कि AB एंड AC को D एंड E तक आगे बढ़ाया जाता है। देखो ये AB को हमें आगे बढ़ाना है और AC को भी आगे बढ़ाना है, मतलब ये AB को हमें D तक आगे बढ़ाना है और इसको हमें E तक आगे बढ़ाना, मतलब इस बिंदु का नाम मान लो D है और इस बिंदु का नाम मान लो E है। यानी यहाँ पर ये दो बाह्य कोण बनेगा, ये दो, देखो ये और ये दो बाह्य कोण बनेगा, एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ये एक बाह्य कोण बनेगा यानी ये एक बाह्य कोण बनेगा, ये एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा यानी ये दूसरा एक्सटर्नल एंगल बनेगा। मतलब देखो CBD चाहे को DBC ये एक एक्सटर्नल एंगल, दूसरा एंगल BCE चाहे को ECB ये दूसरा एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है। देखो यहाँ पर ऐसा ही दिया होगा, देखो CBD, देखो CBD,
सी डी डी, सी डी डी यानी कि याद दिया। आगे बी सी ई, बी सी ई यानी कि ये आ गया, दिया ऐसे दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों का द्विभाजक खींचना है, बाइसेक्टर खींचना है, कोण अर्धक खींचना है, एंगल बाइसेक्टर खींचना है। मतलब हमें यहां से ऐसा लाइन खींचना है जो दो टुकड़ा करे, इस बाहरी कोण का दो टुकड़ा करे। तो ये लाइन हमने ऐसा खींचा है जो ये बाहरी कोण का दो इक्वल टुकड़ा करेगा। ये जितना टुकड़ा होगा उतना ये टुकड़ा होगा। फिर इसका भी हमें खींचना है, तो इसका भी हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर खींचा, कोण अर्धक खींचा। मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ये दोनों टुकड़ा बराबर होगा, ये एक्सटर्नल एंगल का ये दोनों पीस इक्वल होगा। देखो ऐसा करने पर देखो यहाँ पर एक हमें मीटिंग पॉइंट मिल रहा है और इसका नेम यहाँ पर ओ दिया है। ऑल्सो यहाँ पर एंगल BOC बनता है, COB बन रहे हो, एंगल BOC, BOC यानी COB, ये एंगल बनता है। तो इसका वैल्यू हमें पूछा है, आस्क किया है। ध्यान देखो इसका वैल्यू यानी कि मूल्य यानी कि मान देखो 90 डिग्री माइनस a/2 के बराबर होता है। ये एंगल का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 का आधा होता है। मतलब यहाँ पर ये सामने वाला एंगल लेना होता है। देखो ये कोण के सामने वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल ए लेना, तो देखो सामने वाला ऑपोजिट वाला ये ए एंगल लेना होता है, ये ए एंगल लेना होता है, इसका आधा करना होता है और 90 में से माइनस करना होता है। देन ये 90 माइनस एंगल ए, तो एंगल ए 40 है, 40 का आधा 20 होता है, 20 होता है। तो आगे बराबर 90 में से 20 गया, हमें 70 मिला, 70 मिला। मतलब एंगल BOC यानी एंगल COB, ये एंगल 70 का होगा, 70 का होगा, 70 का होगा, 70 का होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त का एनी सर्कल का ओ केंद्र है, ओ सेंटर है, AB व्यास यानी डायमीटर है और CD चाप करना है। मतलब जीवा है, कोण है जो कि OC त्रिज्या के बराबर इक्वल है। AC और BD को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है कि सो दैट वे एक दूसरे एक अदर को बिंदु P पर काटते हैं, कट करते हैं, जो कि वृत्त के बाहर है, आउटर में है। यदि तो एंगल AP भी क्या होगा, एंगल AP भी क्या होगा, 30, 45, 60 एंड 90। देखो सबसे यहाँ पर हमें एक सर्कल खींचना है, वृत्त खींचना है, सर्कल खींचना है, वृत्त खींचना, और इसका सेंटर यानी केंद्र बीचों बीच में ओ लेना है, इसका नाम ओ देना है, ऐसा दिया। आगे AB व्यास है यानी कि व्यास यानी कि डायमीटर। देखो ये हो गया हमारा व्यास यानी कि डायमीटर।
मीटर। एडी हमें व्यास लेना है, डायमीटर लेना है, मतलब ऐसा लाइन, ऐसा रेखा जो केंद्र में से गुजरे, केंद्र में से पास हो, सेंटर में से पास हो, तो इसको व्यास बोलते हैं। दूसरा बात, यहाँ पर सीडी हमें चाप करना, मतलब जीवा लेना है, कोण लेना है। तो देखो आगे, ये हो गया हमारा सीडी यानी कि जीवा कोण, मतलब देखो, सर्कल के ऊपर के हम दो बिंदु लेते हैं और ये दोनों को हमने जोड़ा, तो जो लाइन बनता है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही जीवा यानी कोण बोलते हैं। ये जीवा यानी कोण बोलते हैं। मतलब ये जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा जीवा होता है, बिगेस्ट कोण होता है, ऐसा यहाँ पर दिया है, गिवन है। और दूसरा दिया है जो कि ओसी त्रिज्या के बराबर है। मतलब यहाँ पर ये ओ एंड सी को ज्वाइंट करना है, यानी ओसी क्या हो गया, ये ओसी त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। देखो यदि हम सर्कल के ऊपर का कोई बिंदु लेते हैं और ये बिंदु को हम केंद्र के साथ ज्वाइंट करते, जो लाइन बनता है उसको ही त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब यहाँ पर ओसी त्रिज्या है और यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जो सीडी है ये ओसी के बराबर है, मतलब ये सीडी बराबर ओसी है, सीडी बराबर ओसी, ऐसा है। ऑल्सो हम यहाँ पर ये ओ एंड डी को भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ये भी बराबर होगा, ये भी त्रिज्या होगा, यानी तीनों साइड बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम दूसरा क्या कर, देखो अब हम यहाँ पर ए एंड डी को भी जोड़ते हैं। देखो ये ए एंड डी को भी देखो बाद में जोड़ते हैं, देखो पहले यहाँ पर समझते हैं, ये ट्रायंगल में समझते हैं, ये त्रिभुज में समझ। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल ओसीडी बन रहा है, त्रिभुज ओसीडी बन, इसमें तीनों भुजा बराबर है, ऑल दिस थ्री साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कोण बराबर होगा, यानी 60 का होगा, तीनों कोण इक्वल होगा, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों कोण 60 का होगा, ऐसा यहाँ पर आएगा। अब आगे AC और BD को देखो, AC देखो पहले तो आता है यहाँ पर AC, देखो AC आता है, मतलब यहाँ पर ये A and C को ज्वाइंट करना है, और आगे BD मतलब यहाँ पर B and D को भी ज्वाइंट करना है। अब ये दोनों को हमें आगे बढ़ाना है, ये दोनों को हमने आगे बढ़ाया, देन यहाँ पर ये एक एंगल बनेगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम यानी कि नाम P दिया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम P दिया। यहाँ पर ये एंगल बनेगा, कौन सा, देखो यही हमें निकालना है, एंगल APB, चाहे को BPA, ये एंगल हमें निकालना है, आउट करना है। कैसे निकले, देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर हम ये A एंड D को ज्वाइंट करते, देखो ये A एंड D को हमने जोड़ा, ज्वाइंट किया, A एंड D को हमने जोड़ा, ज्वाइंट किया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा चाप CD है, आर्क CD है, चाप CD है, आर्क CD है, और ये चाप है, CD है, तो ये देखो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, देखो ये सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है,
ये चाप सीढ़ी है, ये चाप सीढ़ी देखो यहाँ पर ये सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है, सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है, ये वृत्त के ऊपर एंगल ये वाला बना रहा है, ये वाला बना रहा है, मतलब एंगल डी ए सी बना रहा है, एंगल सी ए डी बना, ये ए एंगल बना, कौन, ये चाप सीढ़ी। ऑल्सो ये चाप सीढ़ी देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर ये एंगल भी बना रहा है, ये एंगल भी बना रहा है, ये चाप सीढ़ी ऑल्सो ये एंगल भी बना रहा है, बस केंद्र पर भी एंगल बना रहा है, सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, कितने का बना रहा है, 60 का बन रहा है, 60 का बन रहा है। इन शॉर्ट फिर से ये चाप है, कॉमन चाप सीढ़ी है, ये चाप दो एंगल बना, पहला ये एंगल सी ए डी, दूसरा ये सी ओ डी, और ये 60 का हमें पता है, एक बनाता है केंद्र के ऊपर, एक बनाता है सर्कल के ऊपर। तो देखो जो केंद्र पर होता है वो दुगना होता है, ट्वाइस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा होगा, यानी 30 का होगा, 30 का होगा, तो ये हमें मालूम हो गया कि 30 का है। अब यहाँ पर देखो फिर से देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन, देखो ट्रायंगल डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी, इसमें ए एंगल हमें मालूम है, पी एंगल हमें निकालना है। यदि हमें ये डी एंगल पता चल रहा है, ये डी एंगल हमें 9 हो जाता है, मतलब एंगल ए डी पी चाहे को पी डी ए, ये पूरा एंगल हमें मालूम चल जाता है, ये पूरा एंगल हमें मालूम हो जाता है, हमारा काम बने। तो यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल ए डी पी यानी पी डी ए, ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें तो पता ही ये 90 का है, ये 90 का ही होगा, ये 90 का होता है। क्या इसमें कोई यहाँ पर पहली बात तो ये ए बी क्या है, ये ए बी जो है ये व्यास है, यानी कि डायमीटर, यहाँ पर ए बी व्यास है यानी कि डायमीटर है। अभी जो व्यास होता है वो सर्कल के ऊपर यानी कि वृत्त के ऊपर हमेशा 90 का ही एंगल बनाता है, 90 का ही एंगल बना। फिर से जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो सर्कल के ऊपर हमेशा 90 का एंगल, फिर से कर, जो व्यास होता है वो सर्कल के ऊपर हमेशा 90 का एंगल मारना। यहाँ पर एंगल ए डी बी चाहे को बी डी ए, ये एंगल 90 का है। अब हमें पता है कि एक लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का होता है, 180 का होता है, सीधी सी बात है। इधर वाला इतना 90 का है, सीधी सी बात है, इधर वाला भी 90 का ही होगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, मतलब ये एंगल इस ट्रायंगल में 90 का है, और हमें ये ना निकलेगा, आराम से निकल जाए। मतलब देखो यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से हमें ये 90 और 30 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 90 और 30 120 होता है, 120 होता है, तो इसको 180 में से घटाना है। तो 180 माइनस 120 हमें 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, यानी ये एंगल ए पी बी चाहे को आप पी बी पी ए, ये एंगल 60 का होगा, 60 का होगा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल आर 54 है। बिंदु यानी पॉइंट एस से पीक्यू का समद्विभाजक लंब यानी इक्वली बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्यूआर से बिंदु टी पर मिलता है। यदि एंगल टीपीआर 40 है तो एंगल पीक्यूआर क्या होगा? 25, 40, 50 एंड 60। देखो सबसे पहले यहां पर हमें ट्रायंगल पीक्यूआर खींचना है, ड्रॉ करना है। देखो हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये त्रिभुज हमने ड्रॉ किया और इसका नाम हम देखो ऐसे, यहां पर हमने पी दिया, यहां पर क्यू दिया, यहां पर आर दिया। फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता के खातिर हमने नाम ऐसा दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें दिया है कि एंगल आर 54 का, यानी ये एंगल आर 54 का है, 54 का है। अभी दूसरा दिया है कि देखो यहां पर हम ये पी क्यू का यानी ये साइड का हमें समद्विभाजक लंब खींचना है, यानी कि इक्वली बाइसेक्टर परपेंडिकुलर खींचना है। मतलब समद्विभाजक भी खींचना है और लंब भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ऑल्सो इक्वली बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब देखो मान लो सपोज हमने एक ऐसा लाइन खींचा, देखो ये PQ पर, ये PQ यानी ये भुजा पर हमने एक ऐसा लाइन खींचा, एक ऐसा ड्रॉ किया। ये PQ भुजा पर हमने मान लो एक ऐसा लाइन खींचा, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया। सो दैट सच देखो यहाँ पर ये 90 का एंगल, 90 का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। ये लाइन PQ के ऊपर लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ऑल्सो यहाँ पर समद्विभाजक होना चाहिए, इक्वली बाइसेक्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर नाम देखो एस दिया है, यहाँ पर नाम एस देना है, तो यहाँ पर ये PS बराबर SQ होगा, PS बराबर SQ होगा, ऐसा लेना है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर हमें ये PQ साइड का क्या खींचना है? लंब समद्विभाजक खींचना है। मतलब ऐसा लाइन जो लंब भी बनाए यानी कि 90 का एंगल भी बनाए और इक्वली बाइसेक्ट करे इसको PQ को, मतलब PS बराबर SQ हो। ये दो टुकड़ा बराबर हो। ये नाम हमने यहां से लिया, देखो यहाँ पर दिया है एस लेना ऐसा दिया है, एस लेना ऐसा दिया है। अब जैसे हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ये RQ को काटेगा, कट करेगा और यहाँ पर ये बिंदु का नाम, ये पॉइंट का नाम T लेना ऐसा दिया है, T लेना है ऐसा दिया है। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ। देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर नाम T देना, ये RQ को ये लाइन मिलेगा वहां पर T नाम देना है, ऐसा यहाँ पर दिया है D1 के। अब यहाँ पर बोला TPR, एंगल TPR, मतलब यहाँ पर P and T को ज्वाइंट करना है, P and T को ज्वाइंट करना। यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो यहाँ पर 40 का बनता है, ऐसा गिवन। देखो एंगल TPR, TPR चाहे कहो RTT, ये एंगल, ये इतना एंगल 40 का बन रहा है, 46 का बन रहा है, ऐसा गिवन है, दिया है। अब हमें निकालना है एंगल PQR, PQR यानी ये Q एंगल हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर पहली बात, देखो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PRT, त्रिभुज PRT। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो
ये आरटी साइड को हमने एक्सटेंड किया है, विस्तार किया। किसी का ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज की ये साइड यानी आरटी को हमने एक्सटेंड किया है। देन यहाँ पर ये बाहरी कोण बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। ये बाहरी कोण बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल। देन ये जो होता है वो सामने वाले के योग के बराबर होता है, ऑपोजिट के एडिशन के बराबर होता है। मतलब ये एंगल मतलब एंगल पी टी क्यू, चाहे वो क्यू टी पी, ये पूरा एंगल दोनों के योग के बराबर मतलब 54 और 46 100 होता है, ये 100 होता है। ये पूरा एंगल 100 का होगा। एंगल पी टी क्यू चाहे वो क्यू टी पी, ये पूरा एंगल 100 का बनेगा, 100 का बनेगा। ऐसा यहाँ पर होगा। अब आगे देखो यहाँ पर लगेगा सर्वांग समता, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांग सम। फिर से त्रिभुज पीटीएस एंड त्रिभुज एसटी यानी ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम ये यानी कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ करें, देखो इसका प्रूफ हम मैथमेटिकली देखेंगे। मतलब ये दोनों त्रिभुज, देखो इसका सीधा साधा अर्थ ये होता है कि ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है और साइज भी सेम है। सीधा साधा अर्थ ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है और साइज में भी सेम है। मतलब ये एक दूसरे का फोटोकॉपी है, नकल है, डुप्लीकेट है। मतलब देखो इसको उठा के आप इस पर रखोगे तो ये मैच हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपने इसको उठाया और इसको इसके ऊपर रखा तो ये मैच कर जाएगा यानी ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक दूसरे में समा जाएगा, लीन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली हम बात करें तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और अल्सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। संगत कोण भी बराबर होगा एंड संगत भुजाएं भी बराबर होगा। तो ये मैथमेटिकली एस रूल से होता है, गणितीय रीत से एस नियम से होता है। मतलब एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब किससे साइड भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांग सम होता है। तो पहली बात यहाँ पर एस मतलब साइड, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये साइड है और इस ट्रायंगल में ये एस2 साइड है, ये दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। एस हो गया, खत्म हो गया। आगे एंगल, तो एंगल बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 90 का है, इधर में भी ये 90 का है, मतलब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 का इक्वल हो गया। ये ए बी आ गया, खत्म। और लास्ट में फिर से एक संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये एस टी यानी टी एस दोनों में कॉमन है, मतलब ये ऑलरेडी दोनों के लिए बराबर है। ये तीसरा एस भी हमारे यहाँ पर फॉलो हो गया, ये साइड भी बराबर है, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के लिए दोनों में बराबर है। तो यहाँ पर ये एस ए एस नियम लग गया, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब संगत भुजा बराबर संगत कोण बराबर संगत भुजा बराबर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए सो therefore देखो यहाँ पर देखो 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 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब यहाँ पर ये पी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्यू एंगल है। और आगे
ये एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है। फिर से देखो यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा, पर संगत कोण कौन होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? देखो यहाँ पर पहले देखो ये एंगल यानी ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, आगे ये एंगल एंड ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, और दूसरा ये एंगल एंड ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग, और इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ये इक्वली होगा, बराबर होगा। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। सिमिलर ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि देखो भुजा में भी हम कह देते हैं साइड भी बराबर होगा। देखो यहाँ पर इसमें तो ये एस दोनों के लिए बराबर, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस थ्रू ये। तो आगे दूसरा इसमें ये साइड भी बराबर है, पी एस और एस। देखो इस त्रिभुज का पी एस साइड और इस त्रिभुज का एस टू साइड कॉरस्पॉन्डिंग, बोले ये बराबर ही तो है। और लास्ट थर्ड साइड देखो इसमें ट्रायंगल में ये पी टी साइड है और इस ट्रायंगल में टी क्यू साइड है, तो ये पी टी बराबर टी क्यू होगा, पी टी बराबर टी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं, ये तो हमें नॉलेज के लिए बताया, ये ज्ञान के लिए बता दिया। हमें एंगल से मतलब है। देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल 100 का है और हमें पता है कि ये दोनों बराबर होता है, दोनों टुकड़ा बराबर होगा, ये आधे आधे में बटेगा। मतलब ये भी 50 होगा यानी ये भी 50 होगा। एंगल PTS भी 50 होगा, एंगल STQ भी 50 होगा, ये भी 50, ये भी 50 होगा। अब हमें निकालना ये क्यू एंगल, ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से ये त्रिभुज लगेगा, ये ट्रायंगल लगे, कौन सा ट्रायंगल STQ। देखो इसमें ये एस एंगल 90 का है, ये एंगल 50 का है, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ो, 90 और 50 140 होगा, 1/0। और इसको 180 में से घटाना है, देन 180 माइनस 140 40 होता है, 40 होता है। मतलब ये क्यू एंगल 40 का है, 40 का। दैट इज यानी एंगल PQR चाहे को RQP, ये एंगल 40 का होगा, 40 का होगा। यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। यदि देखो यहाँ पर ये P एंगल पूछा होता है, मतलब एंगल TPS यानी एंगल SPT, ये एंगल पूछा होता तो भी आंसर 40 ही आता, 40 आता। फिर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए बराबर है, यानी कि बराबर है इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग है। ये जितना उतना ही होगा, तो ये भी 40 का ये होगा, 40 का ही होगा। थैंक यू।